नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन तिवारी, अमन अपडेट्स के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे देश दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज हम अपनी शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों से। तुम्हारे सपने जितने बड़े होंगे, तुम्हारी मेहनत उतनी ही गहरी होगी। यानी आपके सपने जितने ही बड़े होंगे, आप जितना बड़ा ख्वाब देखोगे, उसके पीछे उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलते हैं, हम अब देखते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा 15 जुलाई को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का मुख्य कारण किस केंद्रीय नीति का विरोध करना है। जो E20 यानी इथेनॉल की जो मिक्सिंग हो रही है, इसके विरोध में यह भारत बंद का कारण बना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 जुलाई 2026 को देशव्यापी भारत बंद और चक्का जाम को लेकर एक व्यापक अभियान देखा गया है। प्रदर्शनकारियों और ट्रांसपोर्टरों की मुख्य नाराजगी E20 एथेनॉल सम्मिश्रण नीति को लेकर है। उनका दावा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से पुराने वाहनों के इंजन को भारी नुकसान पहुंच रहा है और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारी ईंधन की कीमतों को कम करने की भी मांग कर रहे हैं। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार जो आपातकालीन स्थितियाँ दी गई हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 इसकी आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। संसद की मंजूरी एक घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत पास होना अनिवार्य है। प्रभाव, नागरिकों के अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20-21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। अब तक प्रयोग, देश में अब तक 3 बार 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा चुका है। और इसे 1975 में जो लगा था ना 25 जून को, इसी 25 जून का ये संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें, अनुच्छेद 356 में आधार किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। संसद की मंजूरी, घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसकी स्वीकृति जरूरी है। अवधि, इसे एक बार 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। अब तक प्रयोग, देश में सबसे पहली बार 1951 पंजाब में लगाया गया था। अब तक इसका प्रयोग 100 से अधिक बार हो चुका है। वित्तीय आपात की बात करें तो अनुच्छेद 360 के अनुसार आधार भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा होने पर लगाया जाता है। संसद की मंजूरी की बात करें तो इसे भी लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, थोड़ा सा प्रभाव की बात करें इसमें, जो 360 का है अनुच्छेद। इसके लागू होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं। अब तक प्रयोग की बात करें तो देश के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। बढ़ते हैं अपने अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत आ गई है। तो 4.4% इसकी खुदरा मुद्रास्फीति हो गई है। और जुलाई 2026 के मध्य में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत के खुदरा उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति घटकर 4.4% पर आ गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के बेहद करीब है। खाद्य पदार्थों, विशेषकर खाद्य तेलों और दालों की कीमतों में आई नरमी के कारण आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। मुद्रास्फीति की बात करें, इसका सरल अर्थ होता है महंगाई। जब किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, पैसे की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है और उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे छोटे और आसान पॉइंट्स में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि मुख्य कारण माने तो मांग जनित, यानी जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है और बाज़ार में सामान कम हो तो मांग कीमतें बढ़ जाती हैं। अब लागत जनित देखें तो जब कच्चा माल जैसे कच्चा तेल, कोयला या मजदूर की मजदूरी महंगी हो जाती है तो कंपनी अपने
उत्पादों के दाम बढ़ा देती हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव करें तो नुकसान, मुद्रास्फीति का प्रभाव देखें तो नुकसान, आम जनता के जेब पर बोझ बढ़ता है। जो सामान पहले 100 में मिलता था उसके अब 105 या 110 देने पड़ते हैं। फ़ायदा, सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति उत्पादकों और व्यापारियों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे रोजगार बढ़ता है। नियंत्रण के उपाय देखें तो भारत में महंगाई को नियंत्रित करने का मुख्य काम आरबीआई का है। आरबीआई इसके लिए अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है, जिससे बैंकों से लोन महंगा हो जाता है। बाजार में पैसे का बहाव कम होने से लोग खर्च कम करते हैं और महंगाई धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाती है। ताज़ा अपडेट की बात करें, भारत में महंगाई का मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापा जाता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने के लिए प्रतिमाह 2500 की आर्थिक सहायता देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? जैसे नाम ही है दिल्ली लक्ष्मी योजना, तो ये दिल्ली ही सरकार की तरफ से यह पहल उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। और बात करें इसके तहत 2500 की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी और यह देश का सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक होगी। और दिल्ली की अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक देखते हैं तो प्रशासनिक एवं राजनीतिक परिचय देखें तो राजधानी यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश यूटी का दर्जा प्राप्त है। मुख्यमंत्री की बात करें तो इसमें ये अभी रेखा जी हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है, आप सुधार लेंगे। रेखा जी जो हैं इसकी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीट की बात करें तो कुल सीट 70 हैं और लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 लोकसभा सीटें होंगी। ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य की बात करें तो ऐतिहासिक नाम प्राचीन काल और महाभारत के काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम जाना जाता है। राजधानी घोषणा इसको ब्रिटिश काल 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। प्रमुख नदी की बात करें यमुना नदी के तट पर स्थित यह शहर होगा। राजकीय प्रतीक की बात करें राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु नीलगाय। करंट अफेयर की बात करें इसके तो 2500 भी जो हमने देखा वो है 25 रुपये दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत। और ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स में 120वां स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसे के साथ मिलकर सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए क्लीन एनर्जी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जो राजस्थान सरकार है, पेंटिंग कर लेते हैं, जो राजस्थान सरकार है ऐसा इसने किया है, राजस्थान सरकार ने। और इसकी बात की जाए तो सौर ऊर्जा उत्पादन में देश के अग्रणी राज्य राजस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ मिलकर एक व्यापक क्लीन एनर्जी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मेगा और सौर पार्क स्थापित करना, ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार करना और 2030 तक राजस्थान को पूरी तरह से आत्मनिर्भर हरित ऊर्जा राज्य बनाना है। और राजस्थान की बात करें तो इसके प्रशासनिक और भौगोलिक के परिचय देखते हैं तो स्थापना 30 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और क्षेत्रफल की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी की बात करें तो जयपुर इसकी राजधानी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानता है। पड़ोसी देश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। लोक नृत्य की बात करें तो घूमर यह राजस्थान का आधिकारिक राजकीय नृत्य है, जिसे राज्यों के नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। कालबेलिया सपेरा जनजाति द्वारा किए जाने वाला है प्रसिद्ध नृत्य, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है। और अन्य प्रमुख नृत्य बात करें तो चरी नृत्य, कच्ची घोड़ी, कठपुतली और ताली नृत्य यहाँ के अन्य लोकप्रिय नृत्य हैं। और प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या सवाई माधव में स्थित देश का प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित यह प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। हाइबरन क्रेन के लिए जाना जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह अलवर जिले में स्थित एक प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्र है। मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो कोटा का मुकुंदरा हिल्स और जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य संरक्षित क्षेत्र हैं। करंट अफेयर की बात करें क्लीन एनर्जी जो अभी हमने देखा फ्रेमवर्क में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और
ये रिपीट हो गया। ये दूसरा प्रश्न थोड़ा गलती से लग गया है, तो इसमें एक प्रश्न था, बताते करंट अफेयर में। अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार असम सरकार ने इसरो के सहयोग से बाढ़ प्रबंधन और कृषि के लिए अपना खुद का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एक असम सेट विकसित किया था। यही इसका प्रश्न था, जो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई इसमें। तो और इसकी बात कर लें, ऐतिहासिक रूप से देखें, असम के बारे में बात कर लें और प्रशासनिक एवं भौगोलिक परिचय देखें, तो इसका उपनाम जो है उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजधानी और बड़ा शहर की बात करें दिसपुर, और इसका सबसे बड़ा इसकी राजधानी अब महानगर गुवाहाटी है। इसकी नदी बात करें, माजुली नदी दुनिया के सबसे बड़े नदी माजुली का निर्माण करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से की प्रमुख जीवन रेखा है। प्रमुख उत्पाद की बात करें, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन अकेले असम राज्य में होता है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, बिहू यह असम का सबसे प्रसिद्ध राजकीय उत्सव और लोक नृत्य है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। सत्रिया की बात करें, महापुरुष श्रीमद शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया यह असम का प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्य है। अन्य लोक नृत्य की बात करें, बगरुम्बा बोडो जनजाति द्वारा, भोरताल झूमुर नृत्य यहाँ के अन्य लोक नृत्य हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या एक सींग वाले दुर्लभ गेंडों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह रायल बंगाल टाइगर, पिग्मी हॉग और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। अन्य एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है, बहुत फेमस है दोनों ही। और अन्य उद्यान की बात करें तो डिब्रूगढ़ से खवा, नामेरी, ओरंग, रायमोना और दिहिंग पटकाई असम के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। करंट अफेयर की बात करें, जैसे हमने बताया क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था थोड़ा लगने में, PDF लगने में, तो यही क्वेश्चन था कि असम सेट नाम का एक अवलोकन उपग्रह इसने लॉन्च किया है। नई प्रजाति खोज की बात करें, हाल ही में असम के मानस नेशनल पार्क में गुलाबी फूलों वाले एक नए दुर्लभ झाड़ीदार पौधे ऑस्ट्रेलिया जुबिन गार्जियन की खोज की गई। जुबिन गार्जियन यहाँ पर एक सिंगर थे ना असम के ही, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और अगले छठे प्रश्न की तरफ, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR भारत का पहला ऊंचाई चिकित्सा केंद्र है, सेंटर ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो हिमाचल राज्य में है, इसे स्थापित किया गया है। और इसके विश्लेषण की बात करें तो ICMR हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में देश का पहला सेंटर फॉर हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन स्थापित कर रहा है। यह केंद्र पहाड़ों पर अत्यधिक कम ऑक्सीजन और कम तापमान के कारण सैनिकों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के शरीर पर पड़ने वाले चिकित्सा प्रभाव जैसे हाइपोक्सिया, तीव्र पर्वत बीमारी पर शोध करेगा और अत्याधुनिक उपचार प्रणाली का विकास करेगा। और हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लें तो इसका उपनाम सेबराज देवभूमि कहा जाता है। राजधानी की बात करें तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन धर्मशाला है। दर्रे की बात करें तो प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा और भारत चीन सीमा पर स्थित सिपकिलय दर्रा इसी राज्य में है। ऊंची चोटी की बात करें तो शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिला है। प्रमुख लोक नृत्य देखें तो नाटी यह हिमाचल का सबसे प्रसिद्ध राजकीय लोक नृत्य है, जिसने सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। डांगी और छम की बात करें, चंबा क्षेत्र का डांगी नृत्य और लाहौल स्पीति में बौद्ध भिक्षुकों द्वारा किया जाने वाला छम मुखौटा नृत्य यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। अन्य नृत्य की बात करें, कयांग, बकयांग और डंडास नृत्य यहाँ की जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। और प्रमुख लोक संगीत की बात करें, झोरी और लामन यहाँ के पहाड़ों में गाए जाने वाले प्रसिद्ध पारंपरिक प्रेम गीत हैं। एचली की बात करें तो विवाह और शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले धार्मिक ऐतिहासिक लोकगीत हैं। और 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हम देखते हैं तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचों के विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIAF में कितने अतिरिक्त करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है। तो जो 30,000 करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भी इस फंड में $500 मिलियन लगभग 3600 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है, जिससे भारत का बुनियादी ढांचा क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना है। और बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर कप्तान हीथर नाइट
ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अभी इंग्लैंड और इंडिया का मैच चल ही रहा था, एक टेस्ट मैच, जिसमें इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रनों से हराया था। तो इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान हीथर नाइट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की। उनके नेतृत्व में इंग्लैंड ने कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। यह घोषणा भारतीय महिला टीम के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में हुई संपन्न टेस्ट सीरीज के ठीक बाद आई है। आज हम स्टैटिक के ज़्यादा पार्ट्स नहीं जोड़ पाए हैं क्योंकि मुझे बहुत सारा खेतों में काम पड़ रहा है, इस वजह से मैं आगे चल के ऐड करता चला जाऊँगा। पर करंट अफेयर क्लास अब डेली होती रहेगी। भारत के किस शहर या विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष उद्यम विंग यानी ध्रुवा स्पेस को अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार के लिए अंतरिक्ष उद्यम पूंजी कोष से 60 करोड़ की फंडिंग प्राप्त हुई है। जो ध्रुव स्पेस है, इसको ही ये फंडिंग प्राप्त हुई है। तो भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र स्पेस टेक स्टार्टअप्स की प्रमुख कंपनी ध्रुव स्पेस को नवगठित अंतरिक्ष उद्यम पूंजी कोष से 60 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ध्रुव स्पेस इस राशि का उपयोग स्वदेशी उपग्रह समूहों के निर्माण और कम पृथ्वी कक्षा में वैश्विक संचार उपग्रहों को तैनात करने की तकनीक में अपग्रेड करने में करेगी। और बात करें हमारा जो आखिरी यानी 10वां प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश ने अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्ग मार्च 10B के रॉकेट बूस्टर का पहला नियंत्रित और सफल रिकवरी परीक्षण पूरा किया है? तो जो चीन है, चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपने शक्तिशाली और पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्ग मार्च 10B के बूस्टर को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से धरती पर वापस उतारने का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के तर्ज पर विकसित की जा रही है। और देखेंगे हमारा जो डेली महत्वपूर्ण दिवस जो रिवीजन करने का सीरीज़ है, उसमें देखते हैं। तो 1 जुलाई को यानी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 तारीख को हुई CA डे और 1 तारीख को GST डे और 2 तारीख को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस और 18 जुलाई को नेशनल मंडेलास दिवस और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्राकृतिक साक्षर दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। आज इसी क्रम में जो हमारे बायोलॉजी का चल रहा था ना, मतलब साइंस के सारे फैक्ट धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज करने के। तो आज मानव कंकाल के बारे में हम देखेंगे। कंकाल तंत्र संरचना और प्रकार देखेंगे। कुल हड्डियाँ इसके एक वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 226 होती हैं, जबकि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। अच्छी कंकाल के बाद शरीर के मुख्य अक्ष में कुल 80 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में 29, रीढ़ की हड्डी में 26, पसलियों में 24 प्लस एक स्टर्नम। उपांगी कंकाल बात करें तो हाथ पैर और कंधे को मिलाकर कुल 126 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों की बात करें तो खोपड़ी में कुल हड्डियाँ मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। मस्तिष्क की बात करें तो दिमाग को सुरक्षित रखने वाले बॉक्स में 8 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे फेस की हड्डियों की बात करें तो हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियाँ होती हैं। कान की हड्डियों की बात करें तो प्रत्येक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, कुल 6, यानी 3 एक कान में 3 दूसरे कान में। इनमें स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और हायोड की बात करें, गले में स्थित यह एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो किसी दूसरे हड्डी से जुड़ी नहीं होती। फांसी लगाने पर यह टूट जाती है, यानी फांसी लगाते समय जब इंसान की जान जाती है ना, यही हड्डी टूट जाती है। और धड़ और पसलियों की बात करें तो रिब्स यानी मानव छाती में कुल 12 जोड़ी यानी 24 हड्डियाँ होती हैं कुल, जो आगे की तरफ स्टर्नम हड्डी से जुड़ी होती हैं। रीढ़ की हड्डी की बात करें वयस्कों में कुल 26 कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स होते हैं, जबकि बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। हाथ पैर की प्रमुख हड्डियों की बात करें, सबसे लंबी और भारी हड्डी की बात करें जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। पटेला घुटनों की हड्डी को पटेला या नी कैप कहते हैं। टिबिया और फिबुला की बात करें, ये दोनों हड्डियाँ पैर के निचले हिस्से पिंडली में पाई जाती हैं।
ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना की बात करें, ये मानव हाथ की प्रमुख हड्डियाँ होती हैं। और रासायनिक संरचना में मुख्यतः हड्डियों मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। अस्थिमज्जा, बोन मैरो, बड़ी हड्डियों में खोखले भाग में लाल अस्थिमज्जा पाई जाती है, जहां आरबीसी, लाल रक्त कोशिका जो होती है, का निर्माण होता है उसका। लिगामेंट की बात करें, हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। टेंडन, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है। सबसे मजबूत भाग बात करें, जबड़े की हड्डी और दांतों का एनामल भारत का मतलब शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। दोस्तों काफ़ी वर्क पड़ रहा है घर पर, इस वजह से स्टैटिक के ज़्यादा फैक्ट जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित 1-2 दिन में मैं फ्री होकर मैं सारी क्लास प्रॉपर तरीके से लेता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो भी कमी है आपको दिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने एक अगली वीडियो में।